नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए एनसीईआरटी पर आधारित हमारी इंडियन पॉलिटी की क्लास में आज की टॉपिक है उपराष्ट्रपति। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, उपराष्ट्रपति तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद, जो कि आपके एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एनसीईआरटी पर आधारित हमारी लाइन बाई लाइन ये क्लास चल रही है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित है। इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित यानी इलेक्टेड एवं मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। यदि राष्ट्रपति की बात किया जाए तो केवल इलेक्टेड मेंबर शामिल होते हैं, पर उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से संबंधित प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है, तो यह केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है। बॉक्स में दिए गए पॉइंट बेहद ही इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ध्यान से देखेंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान ही उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों के समाधान का अधिकार उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है तथा उसका निर्णय अंतिम होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, इंपॉर्टेंट लगाएंगे। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद देखेंगे और उनसे संबंधित विषय वस्तु भी। तो अनुच्छेद 63 में दिया गया है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 63 के तहत। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यह उल्लेख अनुच्छेद 64 में है। अनुच्छेद 65 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों अथवा उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन दिया गया है। अनुच्छेद 66 देखेंगे, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल का विवरण दिया गया है। अनुच्छेद 68 में उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 69 देखेंगे, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन का उल्लेख हुआ है। और अनुच्छेद 71 देखेंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे संबंधित विषय का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 71 में। अगला पॉइंट हम देखेंगे, अब तक भारत के उपराष्ट्रपति, सभी उपराष्ट्रपति के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपको सब याद नहीं रखना है। प्रथम और वर्तमान के उपराष्ट्रपति के नाम याद होने चाहिए। तो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर सर्वपल्लवी राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल था 1952 से 62 तक, यानी कि ये लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर रह चुके हैं। और वर्तमान में हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, याद रखेंगे। अगला पॉइंट हम देखते हैं, किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो आंसर होगा राज्यसभा। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पदभार कौन सबसे पहले ग्रहण करेगा, तो राइट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। भारत में उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किस सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं, तो राज्य विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगाएंगे इस प्रश्न पर। आगे हम देखते हैं राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की तुलना, क्या डिफरेंस होता है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। तो सबसे पहले देखते हैं, राष्ट्रपति लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। उपराष्ट्रपति देखेंगे राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। दूसरा नंबर है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के साथ साथ दिल्ली तथा पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य जो कि मनोनीत और निर्वाचित शामिल होते हैं। इसमें राज्यों के विधानमंडल के सदस्य सम्मिलित नहीं होते हैं, ये प्रमुख अंतर होता है। तीसरा पॉइंट हमारा है, राष्ट्रपति को पद से हटाए जाने की प्रक्रिया महाभियोग किसी भी सदन में प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला पॉइंट हम देखेंगे, उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है।
केंद्रीय मंत्रिपरिषद हमारी अगली टॉपिक है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु 25 ईयर होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अगला पॉइंट हम देखेंगे, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? यह प्रधानमंत्री के अधीन होती है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम कितनी संख्या होनी चाहिए? न्यूनतम संख्या 50 होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है? लोकसभा का सदस्य होता है भारत का प्रधानमंत्री। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मंत्रिपरिषद के आकार एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करता है। अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, बार बार इससे प्रश्न पूछे जाते हैं आर्टिकल 75 से। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाया जा रहा है, जिसमें आप मॉडर्न हिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस की क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो उसे प्लेलिस्ट में जाके आसानी से देख सकते हैं। मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। यह प्रावधान किस संविधान के संशोधन में किया गया? तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में ये प्रावधान हुआ है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? अधिकतम 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है कोई भी सदस्य। अगला पॉइंट हम देखेंगे, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? तो आंसर होगा अनुच्छेद 257 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। लाभ के पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का निर्धारण संसद एवं राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है? यह विधायिका के अधीन कार्य करती है। नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने थे? कैलाश नाथ काटजू को बनाया गया था पहले गृह मंत्री तथा रक्षा मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री श्री R.K. षणमुखम सेठी थे। अगला पॉइंट है, भारत के किस प्रधानमंत्री का विदेश में आकस्मिक निधन हुआ? लाल बहादुर शास्त्री का। एक एक पॉइंट इसमें जो दिए गए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक से बने हुए सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन इस बुक में किया गया है। तो आप डिटेल एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाए हैं तो इससे आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में कौन सा नेता एक बार भी संसद में उपस्थित नहीं हुआ? आंसर है चौधरी चरण सिंह। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 352(3) में किया गया है। श्वेत पत्र यानी कि व्हाइट पेपर भारत से संबंधित आधिकारिक दस्तावेज होते हैं। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित होता है? गोपाल स्वामी अयंगर के। मंत्रिपरिषद तथा मंत्रिमंडल में क्या अंतर होता है यहाँ पर हम समझेंगे। मंत्रिपरिषद जिसे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहा जाता है, कैबिनेट स्तर के मंत्री, राज्य स्तर के मंत्री एवं उप मंत्री इसमें शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल में इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री ही शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट है, यह एक संवैधानिक निकाय है जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 74 व 75 में किया गया है। यानी मंत्रिपरिषद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 74-75 में किया गया है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत देखेंगे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया जो संविधान के मूल पाठ में नहीं था। यानी संविधान के मूल पाठ में कहीं भी मंत्रिमंडल शब्द का उपयोग नहीं हुआ था। अगला हम देखेंगे, संवैधानिक रूप से मंत्रिपरिषद को संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां प्राप्त हैं, परंतु मंत्रिमंडल द्वारा इसके कार्यों का निर्धारण किया जाता है।
मंत्रिमंडल के अंतर्गत देखेंगे तीसरा पॉइंट, व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल सदैव मंत्रिपरिषद की शक्तियों का ही प्रयोग करता है और मंत्रियों के कार्यों का निर्धारण करता है। नंबर 4 देखेंगे, मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए नीतिगत निर्णयों का क्रियान्वयन मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत चौथा पॉइंट हमारा है, नीतिगत निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए यह मंत्रिपरिषद को निर्देश देता है तथा निर्णयों के क्रियान्वयन की निगरानी भी करता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे इसे। अगली टॉपिक हमारी है महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।